Hello everyone, welcome to your own institutions, that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ये वीडियो अपनी इंट्रोडक्शन की रहने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या है? द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या मानते हैं? अपना डाटा। जैसे किसी क्लास में टेस्ट हुआ तो उसमें किस बच्चे के कितने नंबर आए वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, उसको अगर हमने कलेक्ट कर लिया तो हम क्या कहेंगे? उसको डाटा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्क्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट के मार्क्स होते हैं जैसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जनरली जो डाटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ की हेल्प से। और ग्राफ के भी कुछ टाइप है अपने पास, उनमें सबसे पहले जो आता है वो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ या ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। किसकी हेल्प से? पिक्चर की फॉर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, फर्स्ट में मैंने लिख दिया लड्डू, तो लड्डू के लिए मैंने सर्कल बना दिए, काउंट किया, ये आगे अपने पास 6 है। ऐसे फिर सेकंड में मैंने बर्फी लिख दिया, बर्फी के लिए मैंने क्या किया? बॉक्स बना दिए और इसको लिख दिया हमने 4। फिर नेक्स्ट ऐसे ही जलेबी लिख दिया, उसके लिए मैंने कुछ इस टाइप से जो सर्कल्स है वो बना दिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इन पिक्चर्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गई? इन्फॉर्मेशन कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट टाइप है जो हम बहुत जनरली पढ़ते भी हैं वो है बार ग्राफ। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा बार ग्राफ और पढ़ भी रखा होगा 7th क्लास में, 6th क्लास में थोड़ा बहुत। तो बार ग्राफ में क्या होता है? व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ बार्स। जब डाटा को हम बार की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बार ग्राफ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स भी हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और देख लेते हैं। देखिए, द बार हाइट गिव्स द क्वांटिटी ऑफ कैटेगरी। जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के लिए हम बार की हाइट को देखते हैं। और दूसरा है बार हैव इक्वल विड्थ एंड गैप। और बार का जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स कितने हैं और उनका एकेडमिक ईयर 2001 से 2002 तक कितना है, 2002 से 3 तक कितना है। तो जैसे मैंने लिख दिया 100, तो यहाँ पर जो ये 100 आया इसकी हाइट है, ये कितना बता रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। अब इसकी हाइट ज्यादा है तो इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम देखें तो 250 के आसपास हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हाइट जो होती है वो क्वांटिटी को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना डबल बार ग्राफ। अब बार के साथ ही अगर एक और बार बना दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल बार ग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं? अब बार ग्राफ शोज टू सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। अगर एक साथ हमें दो डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? डबल बार ग्राफ का। इट इज यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ डाटा। हम इस जनरली इसमें कंपेरिजन करते हैं कि जैसे मार्क्स वगैरह का कंपेरिजन हो गया, इसके ज्यादा है, इसके कम है, इस तरीके से। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखिए क्या है अपने पास, ये है नंबर स्टूडेंट्स के मार्क्स इधर और यहाँ पर है सब्जेक्ट्स, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो अपना ये वाला है ये गर्ल्स के लिए है और ये वाला है बॉयज के लिए। ऐसे ही ये गर्ल्स के लिए और ये किसके लिए है? बॉयज के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं? मैथ्स में गर्ल्स के मार्क्स कम है, बॉयज के मार्क्स ज्यादा है। ऐसे ही साइंस में गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा, बॉयज के मार्क्स कम। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों का। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो डबल बार ग्राफ है अपना उसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन ऑफ डाटा। एक साथ साइमल्टेनियसली इसमें जो बार है वो बनाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है अपना जो आप 8th क्लास में अब इस पे पूरी एक्सरसाइज भी करने वाले हो, ये है अपना सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ। इसको सर्कल ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको पाई चार्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एक कंप्लीट चीज को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं? दिस इज यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। एक कंप्लीट का उसके पार्ट्स के साथ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल चार्ट या पाई चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द सेक्टर साइज शो इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटी। यानी कि जो सेक्टर का साइज है ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो इस तरीके से जो साइज होता है वो हमें क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। जैसे बार में हाइट बताते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? साइज ऑफ सेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है एक स्टूडेंट का रूटीन है, ये एक तरह से ना, स्टूडेंट्स रूटीन।
कि वो पूरा दिन क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इस तरीके से। जैसे 8 आवर्स की होगी स्लीप, स्कूल हो गया 6 घंटे का, अदर वर्क्स खाना वगैरह खाना ये सब हो गए 3 घंटे, प्ले हो गया 3 घंटे का और होमवर्क हो गया 4 आवर्स का। तो इस तरीके से मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखोगे तो आपको इसमें और हेल्प हो जाएगी। एंड टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज 360। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इसका टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि अगर यहाँ से देखें 90, अगर ऐसे लाइन बना दे फिर से 90 90 90 सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 360। ठीक, अब एक थोड़ा सा अलग पार्ट है इससे। इसमें क्या कहते हैं कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांस क्या होती है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चांस को डिस्कस कर लेते हैं। चांस ऑफ सर्टेन थिंग्स हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। चांस क्या होता है, किसी चीज का होना या ना होना। जैसे मैंने कह दिया आज बारिश होने वाली है, तो चांसेस है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चांस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की तरह ही होता है एक तरह से, कि चांस हो गया होगा ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंट जैसे हमने क्रॉस को टॉस कर दिया हमने कॉइन को, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन वो हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर होती है उसकी आउटकम। आउटकम उसके पास से हमारे क्या आ सकती है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, टॉसिंग ऑफ कॉइन या फिर डाइस भी होती है। आउटकम क्या हो जाएगी, हेड और टेल। ऐसे ही इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब होता है, एक ही तरह की आउटकम बार बार आना, वो होती है इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अच्छा द नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सेम आउटकम, ये हो गया कि कितनी बार हमें एक ही तरह की आउटकम मिलती है। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो 6 बार टॉस किया, उसमें हेड आया 4 बार, तो इसकी जो आउटकम होगी कितनी होगी, 4। और टेल आया 2 बार, तो आउटकम टेल की कितनी हो गई, 2। तो ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो चांस होते हैं उसी को थोड़ी सी और एडवांस फॉर्म में लिख दे तो अपने पास क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी। वही संभावना, हिंदी में हम इसको संभावना और संप्रायिकता भी पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट, कोई इवेंट होने के जो आउटकम होते हैं वो डिवाइड बाय टोटल आउटकम। जैसे मैंने क्या कहा, टोटल टाइम मैंने कितनी बार थ्रो किया था कॉइन, 6 टाइम। और हेड कितनी बार आए, हेड आए थे अपने 4 बार। और टेल कितनी बार आए थे, 2 बार। अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम कितने आए थे, 4। और टोटल कितनी बार थे, 6। तो ये क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अगर इसको मैं कट करती हूँ तो 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड, हेड के लिए है तो h लिख दिया, हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो गई, 2/3। ठीक है, नेक्स्ट है आउटकम एज इवेंट। आउटकम इवेंट की तरह कैसे होता है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ईच का आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम मेक एन इवेंट। जितने भी हमारे पास आउटकम्स होते हैं, ये आउटकम है, या फिर इनको एक साथ कलेक्ट कर दूं उसी को हम क्या बोल देते हैं, इवेंट। ठीक है, जैसे इन अ टॉस ऑफ कॉइन इवेंट आर हेड एंड टेल। जैसे हमें पता है कि अगर टॉस को मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो अपनी जो हेड और टेल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इवेंट। कितने इवेंट हो गए इसमें, 2। ठीक है, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन जिसमें हमने 4th चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो अपनी रहेगी वो रहेगी एक्सरसाइज की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।